Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, अमांडा। ये मदर के द्वारा कहा गया, किसके लिए? अमांडा के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी कविता नंबर जो 5th है, अमांडा, जो कि रॉबिन क्लेन ने लिखी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, पोयम का नाम और कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है इस कविता से तो आपको पोएट का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो सभी छात्रों से ये मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी पोएम के नाम और उनके कवि के नाम जरूर याद कर लें ताकि आपको परीक्षा में एक्सट्रैक्ट के 2 मार्क्स जरूर मिले। तो हम चलते हैं अमांडा कविता को पढ़ने की तरफ, जिसे रॉबिन क्लेन ने लिखा है। शुरुआत में आपको इस कविता के बारे में बता दूं कि ये कविता जो है वो रॉबिन साहब ने लिखी है एक मदर के इंस्ट्रक्शंस देने पर ज्यादा बच्चों को। अमांडा नाम की एक स्कूल गोइंग लड़की है जिसे उसकी माँ हमेशा इंस्ट्रक्शंस देती रहती है और उन इंस्ट्रक्शन से अमांडा परेशान है और वो इमेजिनेशन करती है कि वो ये होती, वो होती। हम सारी बातों को स्टेंजा के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं, एक एक स्टेंजा को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो कविता का ये पहला स्टेंजा, स्टेंजा यानी होता है अंतरा, और हमारे कविताओं में जो लाइन होती हैं उन्हें हम पैराग्राफ नहीं, उन्हें हम स्टेंजा यानी अंतरा कहते हैं। ये लीजिए, ये है आपकी कविता का पहला स्टेंजा जिसमें अमांडा की माँ, कवि ने ऐसा इमेजिनेशन किया है और पोएट को लिखा है, अमांडा की माँ उसे एक इंस्ट्रक्शन दे रही है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है? कह रही है अमांडा की माँ, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। इतने इंस्ट्रक्शंस अमांडा को दिए जाते हैं। अमांडा की मां कहती है कि अमांडा बाइट, बाइट का मतलब होता है ठीक दांतों से नाखूनों को काटना। ये देखिए, मैंने एक पोस्टर लगाया, ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर लगाई मैंने बाइट को बताने के लिए। तो वो कहती है कि अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। फिर कहती है कि अमांडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। यहाँ हंच, हंच का मतलब क्या है ये मैंने आपके डिफिकल्ट वर्ड्स लगाए। टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर्स फॉरवर्ड इनटू अ राउंड शेप, ऐसे बैठना ये कहलाता है हंच। तो कुवर्ड निकालकर चलना या बैठना ये कहलाता है हंच। तो अमांडा की मां कह रही है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। ये देखिए, ये इस टाइप से स्ट्रेट बैठो अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग क्या है? स्लाउचिंग कहलाता है सुस्ती से बैठना। टू सिट, स्टैंड और वॉक इन अ लेजी वे। जब कोई सुस्ती से चले, जब कोई सुस्ती से जाकर बैठ जाए, आलसी रूप से बैठा रहे, इस पोस्चर को स्लाउचिंग कहते हैं। तो कहते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग, यानी ये सुस्ती, ये आलस्य को बंद करो, रोको अमांडा, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठ जाओ अमांडा। ये पहली पंक्ति में मां अमांडा को डांट रही है कि वह अपने नाखून ना काटे और अपने कंधों को झुकाकर ना बैठे। अब देखिए, इस कविता को मैंने कुछ गाकर भी आपको बताता हूं। गाने से कविता की लाइनें हमें याद हो जाती हैं और हमें एक राइम मिल जाती है, तो हमें गुनगुनाना भी अच्छा लगता है। वास्तव में कविता को पढ़ना नहीं चाहिए, कविता को लय में गाना ही चाहिए। मैं कैसे गा रहा हूं आप देखिए। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, अमांडा। ये मदर के द्वारा कहा गया, किसके लिए? अमांडा के लिए। ऐसे गाकर भी याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे स्टेंजा यानी दूसरे अंतरा पे। सेकेंड स्टेंजा, इस कविता में कुल 7 स्टेंजा है और 7 स्टेंजा में एक स्टेंजा में इंस्ट्रक्शन देती हैं, डांटती हैं अमांडा की मां से, और अगले स्टेंजा यानी अगली लाइनों में अमांडा इमेजिनेशन करती है कि
काश में ये होती, काश में वो होती। तो यहाँ पर क्या इमेजिनेशन की है अमांडा ने, देखिए अगली लाइनों में, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहां पर अमांडा का इमेजिनेशन है कि देयर इज अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का मतलब क्या है, देखिए लैंग्वेज मतलब होता है रिलैक्स्ड, सुस्त, उदासीन, यानी एक बहुत ही शांत क्या हो, समंदर हो। और एमरल्ड सी, कैसा सी, एमरल्ड। एमरल्ड क्या होता है, देखिए एमरल्ड सी का मतलब है अ काम सी विद ब्राइट ग्रीन वाटर, एक ऐसा समुद्र जो सुस्त है और हरा दिख रहा है, बिल्कुल उस रत्न की तरह जिसे पन्ना कहते हैं। पन्ना जो रत्न होता है जो हम अंगूठियों में पहनते हैं उसको हम एमरल्ड कहते हैं। मूंगा को कोरल कहते हैं, मोती को पर्ल कहते हैं। सारे रत्नों के नाम में एक आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इमेजिनेशन करती है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, एक शांत ग्रीन सी है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां की मैं अकेली निवासी हूं। द सोल यानी अकेली, इनहैबिटेंट मतलब, इनहैबिटेंट इज मी मतलब जहां की मैं अकेली निवासी हूं। अ मरमेड, मैं एक मरमेड हूं, ठीक जल परी हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि ड्रिफ्टिंग कर रही है, ब्लिसफुली यानी खुशी से। ड्रिफ्टिंग का मतलब देखिए, ड्रिफ्टिंग का मतलब है टू बी कैरी, टू बी कैरिड और मूव्ड, यहाँ मिस्टेक होगी टाइपिंग की इसलिए इसको साथ में पढ़े, टू बी कैरिड और मूव्ड अलोंग बाय विंड और वाटर, वायु या जल की धारा या प्रवाह से बह जाना ड्रिफ्टिंग कहलाता है, मतलब लहरों पर चलना। ठीक है, लहर, समुद्र की लहरों पर चलना जो है वो ड्रिफ्टिंग कहलाता है। तो वो कहती है कि मैं एक शांत एमरल्ड सी में अकेली निवासी हूं और मैं एक मरमेड की तरह ड्रिफ्ट करना चाहती हूँ खुशी से समुद्र की लहरों पर। ये देखिए, ये लैंग्वेज का मैंने लगाया है। लैंग्वेज मतलब होता है सिटिंग इन अ लेजी वे। तो यहाँ पर शांत समुद्र की बात की गई है, लेकिन मैंने आपको लैंग्वेज का अर्थ समझाया। मरमेड, ये देखिए जल परी, मरमेड मतलब होता है जल परी। तो अमांडा अपने मन में कल्पना करती है कि वह एक जल परी है जो हरे भरे सागर में तैर रही है। इस कल्पना में वह खुश है और स्वतंत्र है, जहां उसे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। वह बस अपने में मग्न और पूरी तरह से शांति में है। चलिए अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेंजा में। दिस इज नेक्स्ट स्टेंजा स्पोकन बाय अमांडा मदर। अब इसमें अमांडा की माँ फिर अमांडा से क्या कह रही है, सुनिए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन यू शूज अमांडा। यहां पर अब अमांडा की मां फिर इंस्ट्रक्शन देती है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और शायद मुझे ख्याल है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते भी साफ कर लो अमांडा। फिर अमांडा को इंस्ट्रक्शन मिले क्या करने के, अपना होमवर्क कर लो, अपने रूम को साफ कर लो और अपने जूतों को साफ कर लो। यहां पर फिर से अमांडा से प्रश्न कर रही हैं उसकी माँ, क्या उसने अपना होमवर्क किया, कमरे को साफ किया और अपने जूते चमकाए? यह बताता है कि माँ उसके प्रति बहुत सख्त और नियंत्रित है, जो लगातार उसके हाथों पर नजर रखती है। तो तीसरे स्टेंजा में ये बात कही गई है अमांडा के। यहाँ पर होमवर्क करते हुए मैंने एक पोस्ट पिक लगाया है, एक क्लीनिंग हर शूज लगाया है। ये काम करने के लिए अमांडा से उसकी माँ कहती है, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर एक बार इसको मैं गा के सुना रहा हूं आपको, फिर सुनिए गाकर कैसे याद करेंगे इस थर्ड स्टेंजा को। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। बस इतनी सी बात है और आप आराम से इस कविता को याद कर सकते हैं। चलिए अब आता है स्टेंजा फोर्थ, जहां पर इमेजिनेशन हो रहा है किसका, अमांडा का। अब फोर्थ स्टेंजा में अमांडा फिर इमेजिनेशन में जाती है, किसी से कुछ कहती नहीं है, इमेजिन कर रही है अपने आप को। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट, दिस द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। बहुत अच्छी लाइन है। यहां पर
अमांडा खुद को एक अनाथ लड़की के रूप में कल्पना करती है जो सड़कों पर नंगे पांव घूम रही है। यह वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रही है, जहां कोई उसे टोकने वाला नहीं है। वह शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लेती है जो उसे अत्यधिक मधुर लगता है। यहाँ ऑर्फन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता जीवित नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं, उसे ऑर्फन चाइल्ड कहते हैं। रोमिंग, रोमिंग का मतलब भी मैंने आपको यहाँ बताया। देखिए, टू वॉक और ट्रेवल विद नो पार्टिकुलर प्लान और एम, बिना किसी योजना लक्ष्य के घूमना फिरना या सफर करना रोमिंग कहलाता है। वापस चलते हैं। तो आई एम एन ऑर्फन, अब यहाँ वो कहती है कि काश मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो गलियों में घूमती रहती और अपने जो पैर हैं वो कुछ नहीं पहनती, मैं बेयर फुट घूमती रहती और मैं पैटर्न बनाती ठीक डस्ट पर और जो बियर फेट है इनसे। द साइलेंस इज गोल्डन, वो कहती है ठीक कि साइलेंस क्या है, गोल्डन है, और फ्रीडम क्या है, स्वीट है। यानी स्वतंत्रता मधुर लगती है उसे और साइलेंस गोल्डन लगता है। अब इसको गाना कैसे है? इसको जो इमेजिनेशन है अमांडा का, मैंने दूसरे गाने से गाया है, और जो उसकी माँ की डांट है उसको दूसरे गाने से गाया है। यहां मैं गाकर सुनाता हूं आपको इन लाइनों को। आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my hus's bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ये देखिए, चलिए देखते हैं कि फिफ्थ स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है अमांडा की माँ के द्वारा। अब मैं अमांडा की माँ कह रही, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, will you please look at me when I am speaking to you अमांडा। फिर से इंस्ट्रक्शंस मिल गए। अब क्या मिले? माँ फिर से अमांडा को चॉकलेट खाने से मना करती है क्योंकि इससे उसकी त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं। एक्ने मतलब होते छोटे छोटे दाने या मुहासे। ये मैंने पिक्चर्स लगाए हैं सारी चीजों के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पोएम को समझने में। साथ ही वह चाहती हैं कि अमांडा उसकी बातें सुनते समय उस पर ध्यान दे। ठीक, will you please look at me when I am speaking to you, कह रही हैं कि जब मैं तुमसे बात करूं तो मुझे देखो, मुझ पर ध्यान दो अमांडा। यह दिखाता है कि माँ उसकी हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देती है और उसे हर बात के लिए टोकती रहती हैं। ये अंतरा जो है फिर एक बार इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अमांडा को उनकी माँ के द्वारा। इसके कैसे गाकर पढ़ेंगे फिर देखिए। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Yes. आप इसको गा सकते हैं। यू कैन सिंग द पोएम इन अ वेरी मेलोडियस राइम सो दैट यू कैन लर्न द पोएम वेरी फाइनली। चलिए, तो ये अंतरा फिफ्थ खत्म हुआ। चलते हैं सिक्स्थ स्टैंजा में। सिक्स्थ स्टैंजा फिर इमेजिनेशन है अमांडा का, और अब क्या चाहती है अमांडा देखिए। आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉवर इज ट्विंकल and rare, I will certainly never let down my bright hair. अमांडा खुद को एक कहानी की बात रपुंजल की तरह सोचती है जो एक ऊंचे मीनार में अकेली रहती है। ये देखिए पिक्चर में, ये है रपुंजल जो बैठी एक बड़े से टावर पर। उसे यह आसान जीवन बेहद पसंद है। वह सोचती है कि वह कभी अपने बाल नीचे नहीं गिराएगी ताकि उसे कोई बचाने ना आए और वह शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सके। तो यहाँ पर फिर एक बार इमेजिनेशन अमांडा का बताया गया है। रपुंजल बनना चाहती है, होना चाहती है अमांडा, और वो कहती है कि वो अकेले रहे, मुझे कोई केयर ना करे। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है यहाँ पर शांत, काम या क्वाइट, और यहाँ पर रेयर का मतलब होता है बहुत दुर्लभ या असामान्य, जो बहुत कम हो। तो लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, टावर में रहना एक बड़ी दुर्लभ बात है और शांत रहना, शांति भी मिलना एक बड़ी दुर्लभ बात है उसके लिए। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर,
रेपंजल के बाल इतने लंबे थे कि वो जब उन्हें खोलती थी तो वो टावर के नीचे तक आ जाते थे, ऐसा लगता था उस पर चढ़ करके कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं अपने बालों को नहीं खोलूंगी और किसी को इस टावर पे नहीं आने दूंगी। ये था इमेजिनेशन अमांडा का। इसे कैसे गाएंगे? I am Rapunzel, I have no care, life in a tower is tranquil and real. I will certainly never let down my bright hair. बहुत अच्छा, इसको आप गा करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम स्टैंजा इस कविता का। अंतिम स्टैंजा है, फिर एक बार लास्ट में जाते जाते उसकी माँ क्या कह रही है अमांडा से, सुनिए। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. यहाँ पर अंतिम पद में माँ अमांडा को उदास और चिड़चिड़े स्वभाव से दूर रहने की सलाह देती है। सल्किंग का मतलब होता है रूठना और चिड़चिड़ा होना। तो कहती है, अमांडा की माँ कहती है कि ये रूठना, ये चिड़चिड़ाना अभी तुरंत बंद करो अमांडा। वह चाहती कि अमांडा खुश रहे ताकि लोग ये ना समझे कि वह उसे बहुत ज्यादा टोकती है। यह माँ का आत्मचिंतन भी दिखाता है कि वह चाहती है कि लोग उसे एक अच्छी माँ समझे। तो यहाँ पर इन लाइनों के साथ पूरी कविता का समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर जो नैग्ड वर्ड है, जो डिफिकल्ट वर्ड की श्रेणी में था, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में इन्हें एक अपने रजिस्टर में लिखिएगा पोएम के बाद, ताकि आप इन नए शब्दों से परिचित हो, आप इन्हें याद कर सकें। टू वरी और इरिटेट समबडी कंटिन्यूअसली, किसी को लगातार चिंता में डालना, गुस्सा दिलाना कहलाता है नैग्ड। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो अंतिम अंतरा था इस कविता का ये था, जहाँ अमांडा की माँ ने एक बार फिर अमांडा को एक इंस्ट्रक्शन दिया है। कैसे दिया है, सुनिए। स्टॉप दैट सल्किंग at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda, 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 Amanda. बस इतनी सी कविता थी। सारी कविता को हमने पढ़ लिया है, गाकर भी पढ़ लिया है, और अब हमने चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। हमारे क्वेश्चन आंसर्स के पहले सेंट्रल आइडिया, ध्यान दीजिए। सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है पोएम से। वो अधिकतर मोस्टली ये सेंट्रल आइडिया का होता है। आप हर कविता का सेंट्रल आइडिया जरूर पढ़ लें। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस पोएम। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ गर्ल who feels frustrated because her parents always tell her what to do. ये एक अच्छी, सुंदर, मेलोडियस यानी कर्णप्रिय कविता है। इस कविता में कवि बताता है एक लड़की के बारे में जो बहुत ही निराशा फील करती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे हमेशा ही कुछ ना कुछ करने के लिए कहते रहते हैं। सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग फ्री एंड डूइंग व्हाट शी वांट्स। वो फ्री रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, और वो चाहती है कि जो वो चाहे वो कर सके। द पोएम शोज दैट चिल्ड्रन नीड स्पेस टू बी देमसेल्फ। ये कविता बताती है कि बच्चे चाहते हैं, बच्चों को जरूरत होती है एक स्पेस की अपने आप में, एंड दैट टू मच कंट्रोल कैन मेक देम अनहैप्पी। और जरूरत से ज्यादा कंट्रोल या नियंत्रण उन्हें बिगाड़ भी सकता है, उन्हें अनहैप्पी कर सकता है। सेंट्रल आइडिया के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स पर जल्दी। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कविता के क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पिछले सालों के पेपर में पूछे गए उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितने वर्ष की है और आपको कैसे पता चलता है? अमांडा इज ऑफ द एज ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल। वी कम टू नो व्हेन हर मदर आस्क हर टू डू होमवर्क। अमांडा एक स्कूल जाती हुई लड़की है, हमें पता चलता है। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। व्हेन हर मदर आस्क हर टू डू होमवर्क, जब उसकी माँ उसे होमवर्क करने के लिए कहती है, वहां हमें पता चलता है कि अमांडा जो है वो एक स्कूल गोइंग गर्ल है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? कौन उससे बात कर रहा है अमांडा से? हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। हु की जगह आपको हर मदर लिखना है, इज स्पीकिंग टू हर आप क्वेश्चन से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अमांडा क्या करेगी यदि वो मरमेड यानी जल परी होगी? तो ये आंसर है, इफ अमांडा वर अ मरमेड, यदि अमांडा मरमेड या जल परी होती, शी वुड हैव ड्रिफ्टेड अलोन इन द सी,
वो अकेली ही समुद्र की लहरों पर ड्रिफ्ट करती, यानी उन पर चला करती। ठीक, ये 3 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी सो। ध्यान दीजिए, मेन एग्जामिनेशन 22 में इसे पूछा गया है। ठीक, अमांडा क्या ऑर्फन है? अगर वो ऐसा कहती तो क्यों? अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन नहीं है। शी सेज सो बिकॉज शी इज अपसेट, वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो बहुत ही अपसेट है विद द कांस्टेंट कंप्लेनिंग, लगातार शिकायतों के कारण वो अपसेट है। शी फील्स दैट एज एन ऑर्फन शी कुड एंजॉय द गोल्डन साइलेंस, वो मानती है कि एक ऑर्फन की तरह वो एक गोल्डन साइलेंस को, एक बहुत अच्छी शांति को महसूस कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, स्वीट फ्रीडम और एक अच्छी स्वतंत्रता को भी एंजॉय कर सकती है। हर मदर्स रेस्ट्रिक्शंस आर टू मच फॉर हर, उसकी माँ के रेस्ट्रिक्शन यानी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा है उसके लिए। ठीक, चेतावनियां भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपंजल। रपंजल की स्टोरी आप जानते हैं? व्हाई डज शी वांट्स टू बी रपंजल, और क्या आप जानते हैं कि रपंजल कौन है और ये क्यों बनना चाहती है अमांडा रपंजल? यस, रपंजल वाज इम्प्रिजन्ड इन अ टॉवर। रपंजल एक परी है जो कि कैद है एक टॉवर में। शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल विद वेरी लॉन्ग हेयर, वो एक सुंदर लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल थे। इफ शी वांटेड समवन टू कम टू हर, इफ शी वांटेड समवन टू कम टू हर, वो चाहती थी कि यदि कोई उसके पास आना चाहता था, शी वुड लेट डाउन हर हेयर एंड पर्सन कुड कम अप यूजिंग द हेयर एज अ रोप, और इतने लंबे बाल थे कि उसके बालों को रस्से के रूप में यूज करके कोई भी उस टावर तक पहुंच सकता था। अमांडा वांट्स टू बी रेपंजल, दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो जुड़ा हुआ है वाई से। अमांडा वांट्स टू बी रेपंजल एंड लिव इन अ टावर, अमांडा चाहती कि वो रेपंजल बने और वो टावर में रहे। वेयर हर मदर कैन नॉट कम टू इंस्ट्रक्ट हर, जहां उसकी माँ उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए ना आ सके, बिल्कुल बात करने के लिए भी ना आ सके, ये चाहती है अमांडा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन जो है 2022 में एमपी बोर्ड के द्वारा पूछे जा चुके हैं। चलिए अब बात आती है व्हाई, व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल अबाउट अमांडा। तो अमांडा किस चीज के लिए तड़पती है? यार्न यानी तड़पना होता है, तरसना होता है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, अमांडा के बारे में ये कविता क्या बताती है? द गर्ल यार्न्स फॉर फ्रीडम, ये जो लड़की है वो तड़पती है स्वतंत्रता के लिए, बट हर मदर डज नॉट अलाउ हर टू हैव इट, परंतु उसकी माँ उसे ये स्वतंत्रता नहीं देती, ना रखने देती है। द पोएम टेल्स दैट अमांडा इज आर्टफुल एंड इमेजिनेटिव बाय नेचर, ये कविता बताती है कि अमांडा जो है वो बहुत ही कलाकार और एक इमेजिनेटिव यानी काल्पनिक है अपने स्वभाव में। 7वां प्रश्न, रीड द लार्ज स्टेंजा, डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड मूडी? नो, अमांडा इज नॉट सल्किंग एंड मूडी, शी प्रिटेंड्स टू बी सो, ना तो वो चिड़चिड़ी है और ना वो मूडी है अमांडा, वो केवल ऐसा दिखावा करती है। और ये रहा 8वां प्रश्न जो मैंने एग्जाम 2023 में आया। What are the things that Amanda's mother asked her to do and not to do? कौन कौन सी ऐसी चीजें जो अमांडा की माँ उसे करने के लिए कहती है और ना करने के लिए कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में 3 नंबर का आ सकता है 25 में। Amanda's mother asks her to finish her homework, tidy her room, clean her shoes and always look at her when she speaks. अमांडा की माँ कहती है कि वो अपने होमवर्क को पूरा करे और रूम को साफ करे और साथ में अपने शूज को भी साफ करे, क्लीन करे और उसको देखे हमेशा जब उसकी माँ उसे कुछ समझाती है, उसकी तरफ ध्यान दे। हर मदर आस्क हर नॉट टू बाइट नेल, सबसे पहले आपने देखा था पहले अंतर में कहती है कि अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ, काटो। नॉट टू हंच शोल्डर्स, अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। एंड नॉट टू ईट चॉकलेट्स, और लास्ट में कहती है कि चॉकलेट मत खाओ। ये 3 काम ना करने के लिए कहती है, नॉट टू बाइट नेल्स, नॉट टू हंच शोल्डर्स एंड नॉट टू ईट चॉकलेट्स। और ये 3 काम करने के लिए कहती है। होमवर्क फिनिश कर लो, अपने रूम को साफ कर लो और अपने जूतों को साफ कर लो और उसकी तरफ देखो, माँ की तरफ, जब अमांडा को समझाती है। तो ये रहा आपका पूरा अमांडा का चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर्स। इसी तरह पोएम के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ में आप अपने सुझाव भी मेरे चैनल पर
अपने कमेंट के रूप में मुझे दे सकते हैं। आप सभी साथियों का, शिक्षकों का और छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस का है वो जल्द ही आपको मिलेगा और आप इससे पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।